नमस्कार। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा कुछ ना खाने वाली दुल्हन, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। टोक्यो शहर से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप पर एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था तारो। तारो जंगल में बांस काट कर लाता, उसकी टोकरियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट भरता। एक दिन कुछ गांव वाले अच्छे बांस की तलाश में पहाड़ पर गए। तारो भी उनके साथ था। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खा पी रहे थे और बात कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कौन कैसी स्त्री से शादी करना चाहेगा। तारो बोला, मैं तो ऐसी स्त्री से शादी करना चाहूंगा जो कभी कुछ भी ना खाए। सभी लोग हंस पड़े। तारो गंभीर हो गया। अरे, घर में ऐसी स्त्री होगी तो खर्चा नहीं बचेगा। ये कोरी कल्पना या तुम्हारी मूर्खता ही है। वहां बैठे सभी लोग तारो का मजाक बनाने लगे। चाहे जानवर हो या फिर इंसान, जिंदा रहने के लिए उसे कुछ खाना तो पड़ेगा ही। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। एक बूढ़े आदमी ने तारो को समझाया, लेकिन तारो था बहुत कंजूस। वह शादी करके घर का खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। वो यही सोचता, कभी कोई ऐसी महिला मिल जाए जो कुछ खाती ना हो तो ठीक रहेगा। एक दिन उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने एक हट्टी कट्टी महिला खड़ी थी। मैंने सुना है कि आप ऐसी पत्नी तलाश रहे हैं जो कुछ नहीं खाती हो, महिला ने पूछा। हाँ हाँ, क्या कोई ऐसी औरत है क्या? तारो ने पूछा। औरत बोली, मैं ही हूँ ऐसी स्त्री। मैं ना तो चावल खाती हूँ और ना ही अन्य कोई चीज। अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। तारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, मैं तो ऐसी ही स्त्री की तलाश में था जो कभी कुछ ना खाए। वो ऐसी अनूठी स्त्री को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने महिला के घर परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पूछा और झटपट शादी कर ली। तारो की पत्नी थी तो बड़े काम की। कपड़ों की सफाई, झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, घर के सभी काम बड़ी सुघड़ता से करती। यही नहीं, वो बांस की टोकरियां बनाने और उन्हें बाजार में बेचने के काम में भी तारो की मदद करती। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं खाती थी। तारो हर समय सोचता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी इतनी आश्चर्यजनक है। कुछ दिनों बाद तारो ने महसूस किया कि घर में रखे चावल, तरकारी, सूप बनाने का मीसो जल्दी ही खत्म हो रहा है। कितनी अजीब बात है, मेरी पत्नी कुछ खाती नहीं, फिर भी घर में रखा खाना पीना इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। जरूर कोई चोर मेरे घर में घुस रहा है। कंजूस तारो गुस्से में बड़बड़ाया। तारो का दिमाग ठनका। मेरी पत्नी तो खाना खाती नहीं है, लेकिन जब मैं बाजार टोकरी बेचने जाता हूँ उसी समय खाने का सामान कम हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है। तारो ने इस भेद से पर्दा उठाने का पूरा इरादा कर लिया। अगले दिन सुबह तारो ने ढेर सारी टोकरियां सिर पर रखी और अपनी पत्नी से बोला, आज मैं कुछ दूर के कस्बे में जा रहा हूँ, शाम को वापस आने में देर हो जाएगी। मगर वो कोई बाजार नहीं गया। वह अपने मकान के पीछे गया। वहां से पिछली सीढ़ियों से गौशाला की छत पर छिप गया। तारो वहां से अपने घर की रसोई अच्छी तरह देख रहा था। कैसा बेवकूफ कंजूस आदमी है या, तारो ने अपनी पत्नी को बड़बड़ाते हुए सुना। कितना अच्छा है कि वो देर से आएगा। अब तो मैं मौज से अपने मन की करूंगी, मजा करूंगी, कितना मजा आएगा। वाह वाह। तारो ने देखा उसकी पत्नी ने रसोई में जाकर ढेर सारे चावल निकाले, चूल्हा जलाया और घर के सामने बड़े पतीले में पानी डालकर चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। अब यह देखना होगा कि इतना सारा खाना खाने आता कौन है। तारो चौकन्ना हो गया। दूसरी ओर तारो की पत्नी ने ढेर सारा मीसो सूप बनाया और उसे प्यालों में उड़ेल लिया
आरा या हाय हाय, इतना सारा सूप लगता है कि बहुत से लोग आने वाले हैं। तारो मन ही मन रो रहा था। चावल पक चुके थे। तारो की पत्नी ने गरम गरम चावलों की 10, 20, 30, 40 निगिरी बनाई और एक बड़ी थाली में सजा लिए। थाली के चारों ओर मीसो सूप के प्याले सजा लिए। अब तो मेहमान आते ही होंगे। छत पर छिपे तारों ने सोचा, लेकिन वो क्या देखता है, स्त्री एकाएक उठी और अपने बाल खोलकर इधर उधर बिखेर लिए। हाय, अब ये क्या करेगी, तारों ने सोचा। अगले ही पल उसने जो देखा उसकी चीख सी ही निकल गई। डर के मारे वह नीचे गिरते गिरते बचा। तारों की पत्नी ने अपने बालों को पकड़कर सिर के ऊपर का हिस्सा खींच लिया। एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ मुंह दिखने लगा। फिर उसने चावल के गोले एक एक करके खुले हुए विशाल मुंह में फेंकने शुरू कर दिए। गप गपा गप, गप गपा गप गप। उसके बाद वह गरम गरम सूप के प्याले उसी खुले मुंह में उघेड़ने लगी। सुड़ुप 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 सुड़ुप। यह देखकर तारों के तो होश उड़ गए। कितना स्वादिष्ट है सूप, और चावल तो मीठे मीठे हैं। मजा आ गया, वह महिला अपने ओठों को चाटते हुए बोली। फिर बचे हुए चावल और सूप भी उसने अपने विशाल मुंह में डाल लिया। सड़प गपा गप, सड़प गपा गप। कुछ ही पलों में इतना सारा खाना साफ हो चुका था। लंबी डकार लेने के बाद महिला उठी और अपने बाल अच्छी तरह मोड़कर पहले की तरह जूड़ा बना लिया। थाली, सूप के प्याले, बर्तन मांजे, रसोई घर में झाड़ू लगाई और टोकरी बनाने बैठ गई। तारो फूट फूट कर रोने लगा। अरे भगवान, मुझे बचाओ, या तो स्त्री के भेष में डायन है। मैं कितना मूर्ख था कि कुछ न खाने वाली औरत तलाश रहा था। अब तो मेरे घर में डायन आ गई है। हाय हाय, क्या करूं। शाम हुई तो वह घर लौट आया। उसने बहाना बनाया, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। क्या मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? लगता है बहुत थक गए हैं, आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, स्त्री बोली। दूसरे दिन रात के भोजन के बाद महिला ने तारों से कहा, मैंने कल बहुत अच्छी टोकरियां बनाई थी, भंडार घर में आइए, वहीं रखी हैं, देखना इनके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अब तारों को अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चल चुका था, इसलिए वह डरते डरते भंडार घर में गया। वहां एक बहुत बड़ी टोकरी दिखाते हुए महिला बोली, देखिए ये कितनी मजबूत और बड़ी है, जरा पास आकर देखिए। जैसे ही तारो पास गया, उसे जोर का धक्का लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़े और धड़ाम टोकरी में पटक दिया। पल भर में ही वह अपनी असली रूप में आ गई। बहुत लंबी चौड़ी आंखें से आग की लपटें निकल रही थी, मुंह में खूंखार चीते से पहने दांत थे। उसके बिखरे उड़ते बालों में दो बड़े बड़े सींग उभर आए थे। फिर उसने टोकरी समेत कांपते थरथराते तारों का उछाल कर कंधे पर रख लिया। वह पहाड़ों के ऊपर ऊपर दौड़कर चढ़ने लगी, घने जंगल को पार करती हुई, चट्टानों, कांटेदार झाड़ियों, नदियों को फांदती कूदती तूफानी हवा सी ऊपर ऊपर चढ़ती चली गई। आखिर में वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां गहरी घाटी थी। वह जोर से चिल्लाई, ओ आओ, ओ आओ, देखो मैं आज दावत के लिए कितनी अच्छी मछली लाई हूँ, मोटी ताजी खूब स्वादिष्ट, जल्दी आओ। कैसी मछली, औरत है कि मर्द, जवान है, अभी आए। कई आवाजें आने लगी। पूरा जंगल डरावनी हंसी से गूंज रहा था। उसी समय टोकरी में पड़े तारों ने देखा कि उसके ठीक ऊपर पेड़ की एक शाखा झूल रही है। फिर तो पल भर में भयभीत तारो उस पर लटका, नीचे कूदा और सरपट दौड़ गया, मगर डायन को पता ही नहीं चल पाया। वो तो अपनी सहेली डायनों के साथ बढ़िया दावत खाने की तैयारी कर रही थी। वो बोली, ये लो बहुत बड़ी मछली। उसने टोकरी नीचे फेंक दी। आओ आओ इसे खाएं, या कहती हुई चिल्लाई,
लेकिन टोकरी तो खाली थी। लगता है कि मछली निकल भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी जल्दी, अभी दौड़कर पकड़ लेंगे, डायने चिल्लाई। तू कहाँ जाएगा बेवकूफ, कहाँ छिपेगा? हम तुझे अभी खा लेंगे। विकराल भूखी डायनों का झुंड दांत पीसता, आंखों से अंगार बरसाता दौड़ता चला आ रहा था। पास और पास धम धमाधम की आवाजें आ रही थी। बेचारा तारो, वो तो डायनों के मुंह से निकल रही लपटों से झुलसा जा रहा था। अब तो मैं नहीं बचूंगा, जल जाऊंगा, पकड़ा गया तो, या सोचते हुए वह भागा जा रहा था। अब सांस टूट रही थी, हाथ पैर जवाब दे गए थे। ये गिरा कि वो गिरा। एकाएक उसे जंगली लहसुन के घने ऊंचे खेत दिखाई दिए। मैं इसमें छिप सकता हूँ। भागता दौड़ता तारो लहसुन के खेत में घुस गया। वो ऐसे गिर पड़ा मानो मर गया हो, सांसें रोके हुए था। चीखती दौड़ती डायने भी उसके पास आ रही थी, और पास, बिल्कुल करीब आ गई थी। मगर जैसे ही वे लहसुन के खेत के पास पहुंची, ये क्या, वे रुक गई। ठहरो, आगे मत बढ़ना, ये तो लहसुन है, लहसुन। यदि हमने इसे छू लिया तो हम सड़कर मर जाएंगी। अरे कितनी बड़ी यह मछली हाथ से निकल गई। हाय, चलो अब कोई दूसरी मछली ढूंढते हैं। चीखती चिल्लाती डायने जंगल की ओर भाग गई। अब तारो की जान में कुछ जान आई। तारो पूरी रात लहसुन के खेत में ही चुपचाप पड़ा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि डायने लहसुन से डरती हैं। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होने पर तारो ने बहुत सारे लहसुन के पौधे उखाड़े, उन्हें अपनी कमर में लटकाया, बालों में खोसा और एक गठरी बनाकर घर लौट आया। फिर उसने घर की छत, खिड़की, दरवाजे, सभी जगह लहसुन लटका दिए ताकि कोई बुरी डायन प्रेत भीतर ना घुस पाए। अब उसने कंजूसी की आदत छोड़ दी। कुछ दिनों बाद उसने एक अच्छी महिला से शादी भी कर ली। तभी से दक्षिण जापान में हर साल 5 मार्च को लहसुन पर्व मनाया जाता है। अपने घरों को बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखने के लिए लोग घरों पर लहसुन की मालाएं टांगते हैं। भारत में भी लहसुन को कोई बुरी बीमारियों से बचाव की औषधि माना जाता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी कुछ ना खाने वाली दुल्हन।